नमस्कार। जरा सोचिए, हमारे आसपास की हर चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो एक ऐसी अदृश्य दुनिया से बनी है जो बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हम पदार्थ के दिल में झांकेंगे और परमाणु की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक उस चीज का नक्शा कैसे बनाते हैं जिसे कोई देख ही नहीं सकता। ये बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह है। हम सुरागों के पीछे चलेंगे, थ्योरीज को परखेंगे और देखेंगे कि कैसे हर एक खोज हमें सच्चाई के एक एक कदम और करीब ले गई। तो हमारी इस जासूसी का पहला हिस्सा है उन मुख्य किरदारों या कह लें कि उन कणों की पहचान करना जिनसे मिलकर एक परमाणु बनता है। चलिए मिलते हैं इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स से। ठीक है, तो ये हैं हमारी कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस स्लाइड पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो सिर्फ ये नहीं कि इन्हें किसने खोजा या इनका चार्ज क्या है, बल्कि इनके वजन में जो जमीन आसमान का फर्क है वो है। जरा देखिए, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज्यादा भारी होता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यही हमें बताता है कि परमाणु का ज्यादातर वजन आखिर है कहाँ, और ये हमारी कहानी का एक बहुत बड़ा सुराग है। तो एक बार जब ये कण पहचान लिए गए तो वैज्ञानिकों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये एक साथ फिट कैसे होते होंगे। उन्होंने परमाणु के पहले स्केच या कहें कि मॉडल बनाना शुरू किया। ये पहली कोशिशों में से एक थी, जे थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल। आप इसे एक तरबूज की तरह सोच सकते हैं, जिसमें लाल वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और बीज इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मॉडल काफी सिंपल था और ये भी समझाता था कि परमाणु न्यूट्रल क्यों होते हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। ये नहीं बता पाया कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा कैसे रहता है। और फिर हमारी इस जासूसी कहानी में आया एक जबरदस्त मोड़, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने वैज्ञानिकों की सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये था रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। उन्हें उम्मीद थी कि ये कण तो कागज की तरह पतली पन्नी से सीधे आर पार निकल जाएंगे, लेकिन जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए, पर कुछ लगभग 12,000 में से कोई एक टकरा कर वापस आ गया। ये तो कुछ ऐसा था मानो आपने कागज पर गोली चलाई और वो पलटकर आप ही को लग गई। इस हैरान कर देने वाले नतीजे से रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल बनाया। परमाणु का लगभग सारा का सारा वजन उसके केंद्र में एक बहुत ही छोटे ठोस न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन वो ग्रहों की तरह उसके चक्कर काटते हैं। इसने प्लम पुडिंग वाली समस्या तो सुलझा दी, लेकिन एक नई और भी बड़ी पहेली खड़ी कर दी। ये रहा अगला बड़ा रहस्य। फिजिक्स के नियमों के हिसाब से कोई भी चक्कर काटता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खोता जाएगा और आखिर में घूमते घूमते न्यूक्लियस में जा गिरेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। परमाणु तो स्टेबल होते हैं, तो फिर क्यों? तो हमारी जासूसी का अगला पड़ाव था इलेक्ट्रॉन्स की इस अजीब दुनिया को कंट्रोल करने वाले नियमों को समझना। हमें इलेक्ट्रॉन का एक पक्का पता खोजने की जरूरत थी। और फिर आए नील्स बोहर एक कमाल के आइडिया के साथ। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी आवारागर्दी नहीं कर सकते। वो सिर्फ कुछ खास एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं, बिल्कुल सीढ़ियों की तरह। आप सीढ़ी के 2 डंडों के बीच में तो खड़े नहीं हो सकते, है ना? बस वैसे ही इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में बिना एनर्जी खोए रहते हैं, और इसी एक आइडिया से परमाणु के स्टेबल होने की गुत्थी सुलझ गई। और फिर ये आइडिया और भी बेहतर हो गया। जरा इस शानदार एनोलॉजी को देखिए। ये हमें बताती है कि हम एक इलेक्ट्रॉन का पता कैसे बता सकते हैं। जो शेल है यानी एनर्जी लेवल, वो शहर की तरह है। उस शहर के अंदर सब शेल मोहल्ले की तरह हैं। फिर ऑर्बिटल है गली, और आखिर में स्पिन है घर का नंबर, जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है। क्या कमाल का सिस्टम है। हर इलेक्ट्रॉन को उसकी अपनी एक अनोखी जगह देता है। ठीक है, तो अब हम एक अकेले परमाणु की बनावट को तो समझ गए, लेकिन असल दुनिया में हम खरबों खरबों परमाणुओं के साथ काम करते हैं। तो भाई उनको गिना कैसे जाए? ये एक बिल्कुल नई चुनौती थी। और इस मुश्किल का हल निकला एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस कॉन्सेप्ट से, मोल। मोल समझिए कि एक पुल की तरह है। ये हमें परमाणुओं की अदृश्य दुनिया को लैब की उस दुनिया से जोड़ने देता है जहां हम चीजों को नाप तौल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से केमिस्ट्री इतनी प्रैक्टिकल
और ये है उस पुल का मैजिक नंबर, एवोगाड्रो नंबर। अब ये नंबर देखकर घबराना नहीं है। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन ये बस एक गिनती की यूनिट है। जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, वैसे ही 1 मोल का मतलब होता है 6.022 के बाद 23 जीरो वाले कण। ये केमिस्ट लोगों का दर्जन है। तो इस जबरदस्त नंबर के साथ केमिस्ट्स को मिल गया अपना एक टूल किट, जिससे वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए इन औजारों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 2 सबसे जरूरी औजार हैं। पहला, हमें किसी भी चीज के वजन ग्राम में को मोल में बदलने की सुविधा देता है, और दूसरा, हमें मोल की संख्या को उन कणों की असली गिनती में बदलने की सुविधा देता है, बस एवोगाड्रो नंबर का इस्तेमाल करके। और हाँ, गैसों के लिए तो एक और भी आसान टूल है। एक एकदम सीधा सा नियम है। एक खास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, जिसे वैज्ञानिक एसटीपी कहते हैं, किसी भी गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर की जगह घेरेगा। है ना ये बहुत काम की चीज। चलिए अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इस स्लाइड पर हम देख सकते हैं कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम किसी पदार्थ के वजन जैसी सीधी साधी नापने लायक चीज से शुरू कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उसमें ठीक ठीक कितने अणु हैं। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असली दुनिया की केमिस्ट्री है जो अदृश्य को दृश्य से जोड़ती है। तो देखिए हमने कितना लंबा सफर तय किया है। हमने थॉमसन के सिंपल पुडिंग मॉडल से शुरुआत की, रदरफोर्ड के न्यूक्लियस की खोज की, फिर बोहर के साथ इलेक्ट्रॉन्स को उनकी सही जगह पर बिठाया, और आखिर में मोल कॉन्सेप्ट के साथ अदृश्य को गिनने की ताकत हासिल की। ये सच में ज्ञान के बनने की एक कमाल की कहानी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, जब हम इन सबसे छोटी अदृश्य चीजों की बनावट को समझ जाते हैं, तो हमें उस दुनिया को अपनी मर्जी से बदलने की ताकत मिल जाती है, चाहे नई दवाइयां बनानी हो या नई नई मटेरियल्स। परमाणु का ये रहस्य ही हमारे चारों ओर की दुनिया को बनाने और बदलने की चाबी है।